Okay, everybody, let's start our today's topic. टॉपिक आज का हमारा क्या है? मैच द कॉलम. ये आपको दिख रहा होगा सामने, मैच द कॉलम. अब इसमें करना क्या, आपको एक्सरसाइज में क्या दिया होगा? एक सेंटेंस दिया है एक्सरसाइज में आपको. सेंटेंस में दो ब्लैंक मिसिंग है. ठीक है, दो ब्लैंक आपको फिल करने हैं. इस ब्लैंक को फिल करने के लिए आपको दो कॉलम दिए गए इस तरह से. ठीक है, और इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं 1 2 3 4. इसमें भी 1 2 3 इस तरह से ऑप्शन दिए गए हैं. और पूछा जाएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. क्या पूछा जाएगा कि फर्स्ट ब्लैंक के लिए फर्स्ट कॉलम से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सेकंड ब्लैंक के लिए सेकंड कॉलम का कौन सा आंसर करेक्ट होगा. ठीक है, सॉल्व कैसे करना है इसको? जो सेंटेंस दिया होगा पहले सेंटेंस को रीड करना है पूरा स्टार्टिंग टू एंड तक. उसका कॉन्सेप्ट समझना है कि इसमें बोला क्या गया है, उसमें उसका मीनिंग क्या है, स्टेटमेंट क्या बोल रहा है वो. उसके बाद आपको ऑप्शंस पे जाना, उसके ऑप्शंस की मीनिंग देखने, आपको उस ऑप्शंस की मीनिंग क्या होंगी, फिर आपको स्टार्ट करना है उसको सॉल्व करना. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक आज का. क्या दिया गया है? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अ स्टेटमेंट इज गिवन विथ 2 blanks followed by 2 columns. Column 1 contains word that might fill the first blank and column 2 contains word that might fill in second blank. Clear? Choose the among the option the right pair of the word that can fill the blank consecutively to make the sentence grammatically correct and contextually. दोनों चीजों से, ग्रामेटिकल भी करेक्ट होना चाहिए और कॉन्टेक्चुअली मतलब मीनिंगफुल भी होना चाहिए, वो दोनों तरीके से करेक्ट होना चाहिए. ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन पर देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया. फर्स्ट क्या करना है, रीड करना है. रीड को देखो. Although the government had withdrawn its move to amend the act under public pressure, protest had taken place across Jharkhand. अब देखो यहाँ पर यहाँ पर मीनिंग क्या है इसका सेंटेंस का, कहीं ना कहीं एक गवर्नमेंट के कुछ तो यहाँ पर अमेंडमेंट की बात कर रहा है, एक्ट की बात कर रहा है. गवर्नमेंट ने क्या किया, एक्ट को विड्रॉ कर लिया है, वापस कर लिया है. ठीक है, अंडर पब्लिक प्रेशर के अंडर में. अब क्या बोला आगे कि प्रोटेस्ट है टेकन प्लेस अक्रॉस झारखंड. झारखंड में प्रोटेस्ट हुए हैं, ये भी आपको दिख गया. तो अब देखो इसमें यहां पर क्या क्या दिया गया. एक वर्ड है डेलिबरेटली. इसका मीनिंग क्या है डेलिबरेटली का? इसका मतलब होता है जानबूझकर. ठीक है, इंटेंशनली और पर्पसली. पर्पसली किसी काम को करना, इंटेंशनली किसी काम को करना. ठीक, दूसरा वर्ड क्या है, सब्सिक्वेंट. इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब होता है किसी चीज के बाद में, आफ्टर वर्ड. इसका मीनिंग क्या है, आफ्टर वर्ड. क्लियर? एंड नेक्स्ट में क्या दिया गया है लास्ट में, नोइंगली. इसका मतलब क्या होता है, इंटेंशनली. ठीक है, इंटेंशनली. ये इन वर्ड्स की मीनिंग है. और क्या है, स्प्रेडिंग मतलब क्या होता है, फैल जाना दूर तक. प्रिवेल्ड का मीनिंग क्या है, जीतना. कॉन्कर, इसके लिए एक सिनोनिम है इसके लिए, कॉन्कर. ठीक है, जीतना या फिर हासिल करना. वाइड स्प्रेड, आपको पता होगा वाइड स्प्रेड मतलब क्या होता है, चारों तरफ फैलना. ठीक, तो अब देखो इसमें आंसर क्या होगा. तो एक चीज आप देख रहे हो क्या, गवर्नमेंट, ऑल्दो द गवर्नमेंट हैड, यहां पर आया हुआ हैड, विथड्रॉन. ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है. यहां पर हैड आया हुआ है, और वर्ब के पहले क्या यूज करेंगे हम, एडवर्ब यूज करते हैं, आप लोग को पता होगा. तो सभी इसमें एडवर्ब ही है, जितने भी वर्ड दिए सब एडवर्ब है. तो अब आपके सामने थोड़ा ट्रिक हो गया, ट्रिकी हो गया ये. अब कैसे करना है देखो, एक है पर्पसली, एक है आफ्टरवर्ड. ठीक है, तो आंसर क्या होगा, क्या बोला गया है, जो झारखंड में प्रोटेस्ट हुए हैं उसको ध्यान रखने, उसके बाद में क्या किया गवर्नमेंट ने, अपने एक्ट को वापस किया. क्लियर? अभी आंसर क्या होगा इसमें, आंसर क्या आएगा, सब्सिक्वेंटली. ये सबको क्लियर हो गया क्या? ये मैंने सॉल्व कैसे किया, मीनिंग समझ के, कि गवर्नमेंट ने जब झारखंड में क्या हुए, प्रोटेस्ट हुए, उसको ध्यान रखते हुए उसके बाद में क्या हुआ, एक्ट को वापस किया गया. यहां पर तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट, यहां पर सेकंड आएगा. अब नेक्स्ट में क्या होगा, प्रोटेस्ट हैड टेकन. कहां पर प्रोटेस्ट हुए हैं, यहां पर हो जाएगा आंसर 6. वाइड स्प्रेड, चारों तरफ, कहां पर, झारखंड के अंदर. क्लियर? आंसर जो होगा इसमें सेकंड करेक्ट है, 2 and 6 पेयर. ये फर्स्ट सबको समझ में आया क्या? एक बार देखो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं इसको. कॉलम 1 में क्या चेक करना है आपको, कॉलम 1 से फर्स्ट ब्लैंक फिल करना है.
कॉलम 2 से सेकंड ब्लैंक फिल करना है और वो पेयर यहाँ पर मैच करना आपको ऑप्शंस के अंदर। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो आपको फर्स्ट मीनिंग समझना है इसका सेंटेंस का कि मीनिंग क्या है उसका, स्टेटमेंट में क्या बोला गया है, फिर आपको ऑप्शंस के ऊपर आना है। चलो आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। देखो रीड करो इसको। द ऑफ exemplary damages for property destroyed in incidents of should be based on electronic media, private video evidence। आंसर क्या आएगा इसमें? देखो क्या दिया गया है, एग्जेम्पलरी डैमेज। एग्जेम्पलरी मतलब क्या होता है, बहुत ही ज्यादा डैमेज होना, मतलब बहुत एक ज्यादा स्केल पर डैमेज हो जाना। फॉर प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉयड इन इंसिडेंट ऑफ शुड बी बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। बेस्ड ऑन, अभी बेस्ड ऑन मतलब कुछ तो यहाँ पर चीजें हैं आगे, ये डैमेज भी दिया गया है तो क्या होगा, असेसमेंट, एग्जामिन, चेकअप्स। असेसमेंट मतलब क्या होता है, जब कोई चीज, कोई इवेंट हो गया, कोई भी एक इंसिडेंट हो गया, उसका बाद में उसका हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसको बोलते हैं असेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट कॉलम में, तो असेसमेंट चूज करेंगे फर्स्ट कॉलम से। फर्स्ट कॉलम से क्या होगा हमारा, असेसमेंट इसमें करेक्ट है, क्योंकि जो असेसमेंट है किस चीज का, डैमेज का, प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉयड इंसिडेंट ऑफ शुड बी बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर मिसिंग है शायद, इंसिडेंट ऑफ, यहां पर ब्लैंक है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा नेक्स्ट में, यहां पर हो जाएगा इंसिडेंट ऑफ, यहां पर क्या फिल करेंगे हम, यहां पर फिल करेंगे वायलेंस। क्या हो जाएगा इसमें, इंसिडेंट ऑफ वायलेंस। जो ही वायलेंस के इंसिडेंट हुए उसमें क्या हुआ है, प्रॉपर्टी डैमेज हुए हैं और उनका क्या करना है, असेसमेंट करना है। और वो असेसमेंट किस पर होगा, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्राइवेट वीडियो एविडेंस। क्लियर है क्या, आगे सभी को समझ में? यहां पर आंसर क्या होगा, फर्स्ट एंड फिफ्थ, तो आंसर जाएगा इसमें फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है क्या, असेसमेंट एंड वायलेंस। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो इसको, थर्ड में क्या दिया गया, देखो द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स to comment on the development until the meeting was officially by the OIC। इसमें आंसर क्या होगा, द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ये पूरा का पूरा क्या है इसमें सेंटेंस में, सब्जेक्ट है, ये पूरा क्या है हमारा सब्जेक्ट। टू कमेंट ऑन डेवलपमेंट, ठीक है, यहां पर एक क्या आएगा, एक वर्ब आएगा। क्लियर, until the meeting was officially by the OIC। अब एक क्या देखोगे यहाँ पर, was officially, ये पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो यहाँ भी पास्ट टेंस ही आएगा, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे तो आइदर रेनाउंस्ड और डिक्लाइंड, इन दोनों में से कोई एक आएगा, ये तो आ नहीं सकता। ठीक है, रेनाउंस मतलब क्या होता है, त्यागना, छोड़ देना। क्या होगा रेनाउंस, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं, लीव करना, छोड़ना, त्यागना, ये इसका मीनिंग है। तो अब एक चीज आपको दिखा, क्या अब हमारे पास केवल एक ही बच रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्या किया है, डिक्लाइन किया है, मना किया है, क्या करने से, कमेंट करने से, ऑन डेवलपमेंट, कब तक, अंटिल द मीटिंग वाज ऑफिशियली द OIC। अब यहां पर देखो एक ब्लैंक और यहां पर है बाय, यहां पर ब्लैंक दिया हुआ है, बीच बीच में हमारा छूट गया है, ऑफिशियली क्या होगा इसमें, यहां पर एक ब्लैंक है, मैं एरो दिखा सबको, एरो के यहां पर ब्लैंक होगा एक। अब इसमें आंसर क्या आएगा, ऑफिशियली अनाउंस्ड, डिक्लेरेशन, प्रोनाउंस्ड। अभी यहां भी क्या यूज करेंगे हम, वॉज, ये आपको दिखा है बाय OIC, ये हमारा किसमें, पैसिव वॉइस में है, किसमें होगा, पैसिव वॉइस। तो अगर पैसिव वॉइस में है तो पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस क्या होता है, वॉज, वर्ब के साथ, वॉज और वर्ब के साथ क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो ये आपको दिखा, ना तो ये आ सकता है ना तो ये आ सकता है, आपको क्या दिखा, केवल हमारा ये वर्ड दिखा, अनाउंस्ड। तो आंसर क्या होगा इसमें, आंसर क्या होगा, फर्स्ट, और कौन सा होगा इसमें, फोर्थ, ये करेक्ट है। फर्स्ट, सॉरी, थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ। क्लियर हुआ क्या,
तो पूरा सेंटेंस का मीनिंग क्या था, इसमें हमने दो तरीके अपनाए, एक तो ग्रामर का यूज किया है, दूसरा इस सेंटेंस को हमने समझा है, सेंटेंस में बोला क्या गया है। पहले हमने क्या देखा कि हमारा सेकंड जो पार्ट है यहाँ पर वॉज यूज किया गया है, मतलब कहीं ना कहीं ये पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो यहाँ पर हमने क्या यूज कर लिया, सिंपल पास्ट टेंस डिक्लाइन। ठीक है, क्लियर हो गया। रेनाउंस यहाँ पर यूज नहीं कर सकते क्योंकि रेनाउंस का मीनिंग अलग है, रेनाउंस का मतलब होता है छोड़ देना, यहाँ पर ऐसा कुछ यहाँ पर यूज नहीं कर सकते हम। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्शन अफेयर्स ने क्या किया है, मना किया है किसी भी कमेंट करने से किस पर, जब तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होती है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। In section 21 of the CNT Act and section 13 of the SPT Act, यहां पर एक एक्ट की बात हो रही है, सेक्शन 21 CNT Act and section 31 SPT Act would have the government to allow use of agricultural land for non-agricultural purposes। ठीक है, अब यहां पर भी एक ब्लैंक छूटा हुआ है, अब यहां पर ब्लैंक जो होगा हमारा यहां पर ये वुड है के बाद ये ब्लैंक है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या होगा, देखो एक कॉन्सेप्ट में क्या बोला है, ये यहाँ पर सेंटेंस दिया गया, इसमें क्या है, जो सेक्शन 21 है और सेक्शन 13 है, उसमें कुछ तो यहाँ पर एक्ट की बात हो रही है, उनमें कुछ एक्ट हैं, हैव द गवर्नमेंट उसके अकॉर्डिंग अलाउ करेंगे यूज ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड फॉर नॉन एग्रीकल्चरल पर्पजेस। क्लियर है क्या, उस सेक्शन के अकॉर्डिंग वो हम उसको अलॉट करने वाले हैं, गवर्नमेंट अलॉट करने वाली है। तो ये चीज क्या है, ये प्रेजेंट है। ठीक है, क्या है वहां पर इस सेक्शन के अंदर प्रेजेंट है, तो आंसर क्या होगा इसमें, फर्स्ट में क्या आएगा, फर्स्ट में तो हम प्रेजेंट यूज करेंगे, क्योंकि ये जो एक रूल है, ये रूल कहां पर प्रेजेंट है, इस एक्ट के अंदर प्रेजेंट है। रूल क्या है कि एग्रीकल्चरल लैंड जो है नॉन एग्रीकल्चरल पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं, और ये कहां पर है, ये इन प्रेजेंट इन सेक्शन 21 ऑफ CNT एक्ट एंड 13 ऑफ द SPT एक्ट। अब नेक्स्ट देखो, वुड हैव, अब यहां पर क्या होगा, एलिस्ट, रिपोर्टेडली एंड वाइडली। देखो एलिस्ट का मीनिंग क्या होता है, एलिस्ट का मतलब होता है सो कॉल्ड, इसका मतलब है सो कॉल्ड, जो लोगों ने बताया है उसके ऊपर, उसको बोलेंगे एलिस्ट। रिपोर्टेडली आपको पता होगा, वाइडली मतलब क्या होता है, बहुत तेजी से, स्विफ्टली, स्विफ्टली, ये इसका मीनिंग है। ठीक, तो अभी यहां पर कौन सा यूज करेंगे हम, यहां पर यूज करेंगे हम वुड हैव रिपोर्टेडली द गवर्नमेंट, क्या है इसमें, रिपोर्टेडली। क्लियर क्या, तो यहां पर आंसर होगा हमारा 3 और 5, 2 इसमें करेक्ट होगा। क्लियर सबको, तो स्टार्टिंग कहां से होगा, प्रेजेंट से स्टार्ट करेंगे और लास्ट में क्या आएगा हमारा, रिपोर्टेडली आएगा, एडवर्ब यूज करना है इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब यहां पर देखो, यहां भी ब्लैंक मिसिंग है, मैं आपको बता दे रहा हूं ब्लैंक कहां पर है। द लाइबिलिटी विल बी, यहां पर इसमें ब्लैंक है ये। ठीक है, दूसरा ब्लैंक कहां है, विल बी, वुड बी, यहां पर दूसरा ब्लैंक होगा। ठीक, अब बताओ इसमें आंसर क्या, द लाइबिलिटी विल बी फ्लक्चुएशन, इंस्टेबिलिटीज एंड चेंजेस बाय द एक्चुअल प्रिपरेटर्स। प्रिपरेटर मतलब होता है कल्प्रिट, क्रिमिनल, culprit of the crime as well the organizers and their shares would be by the court। अब यहाँ पर कोड की बात हो रही है, उनके शेयर्स की बात हो रही है, तो पहले हम सेकंड ऑप्शन पाते हैं। एक सर्टिफाइड है, सर्टिफाइड का मतलब क्या होता है, उसको बताना कि हाँ ये वैलिड है चीजें, उसको बोलते हैं सर्टिफिकेशन। इनेबल्ड, इनेबल मतलब होता है एक्टिवेट करना। काम का मतलब क्या होता है, वश में करना, अपने कब्जे में लेना। ठीक है, इसको हम एक वर्ड यूज करते हैं सबड्यू, इसका एक सिनोनिम है सबड्यू, मतलब कब्जे में लेना। तो ये एकदम करेक्ट वर्ड है क्या यूज करने के लिए हमारा, यहां पर सेकंड में, दैट देयर शेयर्स वुड बी काम्ड बाय द कोर्ट। किसके, क्रिमिनल्स के, जो कल्प्रिट्स हैं, उनके जो शेयर्स हैं उनको क्या करेगा, कोर्ट उनको कंट्रोल करेगा। क्लियर, अब फर्स्ट में क्या आएगा, यहां पर तो 6 होगा, फर्स्ट में क्या आएगा, द लाइबिलिटी विल बी, यहां पर होगा इनस्टेबिलिटीज। इसका मीनिंग क्या है,
इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, ये इसका मीनिंग है। क्लियर? आंसर जो होगा इसमें 2 and 6, ये इसका आंसर है समझ में। तो लाइबिलिटी विल बी इनकंसिस्टेंट बाय द एक्चुअल परपेट्रेटर्स एज ऑफ द क्राइम एज वेल एज ऑर्गेनाइजर्स एंड देयर शेयर्स वुड बी calmed by the code। ये कंप्लीट इसका आंसर था। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो एक बार रीड करो आप लोग इसको। अभी यहाँ पर 3 ब्लैंक्स आपको दिखेंगे, ठीक है। अब 3 ब्लैंक्स क्या है, 2 आपको दिख रहे होंगे इसमें, थर्ड जो है, थर्ड आपको देखने को मिलेगा ऑर्डर 2, यहां पर ब्लैंक है 2 और इट के बीच में। चलो मैं एक बार पढ़ के बताता हूं इसको, पढ़ के बता नहीं सकता समझो इसको। सेकेंड, इंडिया में नीड टू, इंडिया को जरूरत है इट्स एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशनल, जो उसके पहले से इंस्टीट्यूशनल फॉर एनवायरमेंटल गवर्नेंस इन ऑर्डर टू इट विद द कंट्रीज ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन। यहां पर बात हो रही है कि इंडिया के जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशनल्स हैं उनकी बात हो रही है, एनवायरमेंटल गवर्नेंस की बात हो रही है, अगर उसको इंप्रूव करना है, देन कंट्री के ग्रीन इंफॉर्मेशन को इंप्रूव करना, ये भी बात हुई है इसमें। तो क्या यूज करेंगे इसमें, देखो स्टार्टिंग में क्या होगा, फर्स्ट में सेकेंड, इंडिया में नीड टू। अब देखो एक वर्ड है कामनेस, काम का वर्ड क्या होता है, शांत होना। एक वर्ड है टर्मोइल, इसका मतलब होता है पैनिक होना, पैनिक। दूसरा वर्ड है रिवैम्प, रिवैम्प का मतलब है रीडेवलप, रीडेवलप। तो यही यूज करेंगे यहाँ पर हम। इंडिया को जरूरत क्या है, रीडेवलप करने की, किस चीज की, इट्स एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशनल, ठीक। और आगे क्या होगा, यहाँ पर एक नाउन आएगा स्पर्ट। स्पर्ट का मतलब क्या होता है, ये भी लिख लो। स्पर्ट मतलब होता है बाउंस करना, वापस आना, ठीक। बर्स्ट का मतलब क्या है, ब्लास्ट होना। फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क का मीनिंग क्या होगा यहाँ पर, जो लॉ है, जो उनके उनकी जो क्या है रूल्स हैं, उनकी बात हो रही है यहाँ पर, फ्रेमवर्क की बात हो रही है। यहाँ पर अगर रिवैम्प इट्स एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क यूज करेंगे यहाँ पर, मतलब यहाँ पर आएगा एफ और यहाँ पर क्या होगा, इसमें आएगा सी। अब नेक्स्ट, फॉर एनवायरमेंटल गवर्नेंस इन ऑर्डर टू अलाइन गश एंड आर्टिकुलेट। अब यहाँ पर देखो अलाइन का मतलब क्या है, जुड़े रहना, ठीक है, एक साथ रहना। गश का मतलब क्या होता है, हल्की बारिश, शावर, इसको बोलते हैं गश। आर्टिकुलेट, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है क्लियर, एपेरेंट, ये इसका मीनिंग है। तो यहां पर क्या बोला गया है, इन ऑर्डर टू अलाइन इट विथ कंट्रीज ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन। जो कंट्री ग्रीन मतलब ग्रीन एनर्जी की तरफ ट्रांसफॉर्म हो रही है, उनके साथ अगर जुड़ा रहना है, अलाइन करके रहना है, तो क्या करना पड़ेगा, इंडिया को रीवैम्प मतलब रीडेवलप करना पड़ेगा अपने एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को। क्लियर सबको ये? तो आंसर क्या हुआ इसमें, यहां पर आंसर आएगा हमारा सी एफ, हाँ, तो ये हो जाएगा हमारा थर्ड, सी एफ जी। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। The Pesticide Management Bill 2020 is a long overdue law on this critical of agriculture in the making since 2008 to replace the Insecticide Act 1968. Globally, India is the 4th largest producer of pesticides. As a first step, the proposed cover all classes of pesticides, not just insecticides as the current law does. थोड़ा सा पैराग्राफ बड़ा है ये, बट इसके जो मीनिंग्स है, क्या क्या दिया गया यहाँ पर, पेस्टिसाइड मैनेजमेंट की बिल की बात हो रही है, ठीक है। इसके बिल के बारे में क्या बताया गया है, लॉन्ग ओवरड्यू लॉ ऑन दिस क्रिटिकल, क्या क्या वर्ड दिए गए यहाँ पर, सेगमेंट, प्रूवन, लीथल। क्लियर सबको ये? देखो अब यहाँ पर सेगमेंट का मतलब क्या होता है, एक पार्ट। प्रूवन का मतलब क्या है,
प्रूवन का मतलब जो ऑलरेडी प्रूव हो चुका है, लीथल मतलब घातक, बहुत ही डरावना। मोरल आपको पता है, तो इसमें क्या है, आंसर क्या होगा, क्रिटिकल सेगमेंट। पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल क्या बोला गया, 2020 इज अ लॉन्ग ओवरड्यू लॉ ऑन दिस क्रिटिकल सेगमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। इसमें एक ही हम यूज कर सकते हैं सेगमेंट को, इन द मेकिंग सिंस 2008 टू रिप्लेस द मोरल, फैटल एंड ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट का मतलब होता है आउटडेटेड, आउटडेटेड। यहां पर क्या यूज करेंगे हम, फैटल का मतलब क्या है, वही घातक वर्ड यूज है, मोरल का मतलब आपको पता होगा। यहां पर क्या यूज करेंगे हम, रिप्लेस द आउटडेटेड इंसेक्टिसाइड्स एक्ट 1968। यहां पर हो जाएगा ऑब्सोलीट, फर्स्ट में ए एंड सेकंड में क्या होगा एफ, ठीक। एंड लास्ट में क्या आएगा, ग्लोबली इंडिया इज द फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पेस्टिसाइड्स एज अ फर्स्ट स्टेप द प्रपोज्ड, क्या होगा इसमें, लेजिस्लेशन। क्या मतलब है इसका मतलब, लॉ, एक्ट, इसको बोलते हैं लेजिस्लेशन। प्रिज्यूम मतलब क्या है, पहले से किसी चीज को गेस करना। हेफ्ट का मतलब क्या होता है, लोड और वेट। क्लियर, यहां पर क्या होगा आंसर, लेजिस्लेशन आएगा इसमें, ठीक है, ये वर्ड। क्योंकि यहाँ पर लॉ की बात हो रही है, एक्ट की बात हो रही है, बिल की बात हो रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा लेजिस्लेशन कवर्स ऑल क्लासेस ऑफ पेस्टिसाइड्स। तो आंसर जो हम यूज करेंगे इसमें, आंसर होगा फोर्थ। हो गया सभी का यहाँ तक। यहाँ पर देखो, ये जो आपके वोकैब है, ये भी यहाँ पर बहुत वर्क करते हैं। वोकैब स्ट्रांग है तो बहुत जल्दी सॉल्व हो सकती है। अगर वोकैब यहाँ की मीनिंग नहीं पता होंगे, तो दूसरा वहां पर आप टिक कर सकते हो, जो कि एक माइनस मार्किंग हो सकती है वहां पर। जो कि ऑफसेट, ये वर्ड आपको पता होता है, सिंपल था यूज करना इसका। इसका मतलब क्या है, आउटडेटेड। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो 8 में क्या है, टेकिंग इनटू advances in modern pest management science and the effect of synthetic pesticides, the pesticide management bill should bring India's pesticide sector global norms to some of which India has signed up. अब देखो, फर्स्ट में क्या दिया गया, टेकिंग इनटू, वर्ड क्या क्या है यहाँ पर, इंपोर्टेंस, स्वे एंड अकाउंट। एकदम सिंपल था फिल करना। टेकिंग इनटू क्या होता है, अकाउंट, ये हमारा फ्रेज भी है, टेकिंग इनटू अकाउंट, मतलब इस चीज को ध्यान में रखते हुए उसको हम बोलते हैं टेकिंग इनटू अकाउंट। अब इंपॉर्टेंस, इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब होता है पावरलेस, पावरलेस, ठीक। एक वर्ड है स्वे, इसका मतलब होता है, स्वे का मीनिंग है बोलबाला, मतलब डोमिनेशन, डोमिनेशन। एक वर्ड है डोमिनेंट और डोमिनेशन, ठीक। दूसरा वर्ड आपको अकाउंट पता है, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, अकाउंट यूज करेंगे फर्स्ट में, सी में, ठीक। एक वर्ड है क्लाउड, क्लाउड का मतलब होता है ताकत, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ, ठीक। लीवरेज मतलब फायदा पहुंचाना किसी को, ठीक है। इल का मतलब होता है बीमार, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं हम। फर्स्ट में क्या हो गया, अकाउंट, टेकिंग इनटू अकाउंट एडवांस इन मॉडर्न पेस्ट मैनेजमेंट साइंस एंड द इफेक्ट। यहां पर जो होगा एक वर्ड, यहां पर हम यूज करते हैं इल इफेक्ट। इल इफेक्ट का मतलब क्या होता है, कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा उस चीज का, ठीक है। इल इफेक्ट ऑफ सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स, द पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल शुड ब्रिंग इंडियाज पेस्टिसाइड सेक्टर, क्या होगा इसमें, इन लाइन विथ, मतलब साथ साथ में, इन लाइन विथ ग्लोबल नॉर्म्स टू सम ऑफ विच इंडिया हैज साइंड अप। तो यहां पर जी हो जाएगा आंसर। एस्पाउस का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग है फेवर देना, किसी की सहायता करना, फेवर या फिर किसी की सहायता करना, ठीक, ये इसका मीनिंग है। क्लियर। अबॉन्डेंट मतलब क्या होता है, अबॉन्डेंट का मीनिंग क्या है, किसी को रोकना, ठीक है, स्टॉप करना। नेक्स्ट वर्ड देखो, क्वेश्चन नंबर 9।
क्या दिया गया इसमें? एज अ रिसेंट रिपोर्ट बाय द काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस नोटेड यूएस एंड इंडियन ऑफिशियल्स हैव। अब यहां पर हैव आ गया, तो हैव के बाद क्या होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है, क्या आपको पता होगा। तो यहाँ पर वर्ड है क्या? हिंडर, डिसएग्रीड एंड इंट्रूड। तो एक ही वर्ड यहाँ पर आपको तुरंत मिल गया ग्रामर के अकॉर्डिंग। क्या आएगा इसमें? डिसएग्रीड फॉर ईयर्स ऑन tariffs and foreign investment limitations, but also on other complicated issues, particularly within agricultural trade. Concern for intellectual property rights has, यहां पर क्या हो जाएगा? Has the US for 30 years while issues medical devices and the fast growing digital economy have more recently emerged. अब यहां भी क्या हुआ है? हैज आया हुआ है, यहां भी वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, यहां पर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। अब देखो, अगर यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म ने क्या यूज किया? डिसएग्रीड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैज, क्या होगा इसमें आंसर? प्री ऑक्यूपाइड द यूएस फॉर 30 years while issues, यहां पर क्या आएगा? कंसर्निंग, क्या होगा इसमें? जो परेशान करने वाले हैं, इश्यूज कंसर्निंग मेडिकल डिवाइसेस एंड द फास्ट ग्रोइंग डिजिटल इकोनॉमी, यहां पर हो जाएगा कंसर्निंग, ये प्री ऑक्यूपाइड। आंसर क्या होगा इसमें? BFH सेकेंड। आ रहा है क्या सभी को समझ में? देखो अभी यहां पर हम यूज क्या कर रहे हैं? टेंस का और वोकैब का, दो ही चीज यूज कर रहे हैं, बाकी यहां पर ग्रामर का कोई और यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10th में क्या दिया गया? देखो, in Assam there are as many as 14 plains tribe communities, 15 hill tribe communities and 16 scheduled caste communities. यहां पर क्या बात हो रही है? आसाम की बात हो रही है और वहां पर ट्राइब्स की बात हो रही है। द प्लेन्स आर बर्मन्स इन कचार, बोडोज, देवरीज, हजोइस, कचारी, सोनोवाल्स, लनुंग्स, मेज, मिसिंग्स, रभास, Dimasas, Singhos, and Kamtis, and Garos. The SC status is primarily reserved for tribes in the two autonomous hill district of Karbi Anglong and Dima Hasao, where the Karbis and Dimasas are the most dominant in their respective areas. तो पैराग्राफ थोड़ा बड़ा इसमें, और बात क्या हो रही है? कंप्लीटली ट्राइब्स की बात हो रही है, आसाम स्टेट की बात हो रही है, उनको पूरा यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है इनके बारे में। तो फर्स्ट में क्या होगा? एज मेनी एज 14 रिकॉग्नाइज्ड एवेन्यू एंड अप्रोच। यहाँ पर क्या होगा? ट्राइब्स की बात हुई तो 14 ट्राइब्स क्या इनको रिकॉग्नाइज्ड किया गया है। क्या है इसमें? देयर आर एज मेनी एज 14 ट्राइब्स कम्युनिटीज, ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड प्लेन ट्राइब्स कम्युनिटीज है ये। 15 कौन है ये? हिल ट्राइब कम्युनिटीज एंड 16 शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटीज। ये हमारा हो गया फर्स्ट लाइन का आंसर। ऐसा सभी को समझ में ये? अब नेक्स्ट देखते हैं द प्लेन। अब फिर से बात हो रही है यहां पर प्लेन की। कौन से प्लेन? प्लेन ट्राइब्स। क्या होगा इसमें? प्लेन ट्राइब्स आएगा। क्लियर? यहां पर आ गया प्लेन ट्राइब्स एंड नेक्स्ट में क्या होगा? ये सब यहां पर इनके ट्राइब्स के नाम दिए गए हैं जो ये क्या है? हमारे रिकॉग्नाइज्ड है। आगे देखो, द स्टेटस इज प्राइमरली रिजर्व फॉर ट्राइब्स स्टूपिफाइड, फैटीग, रिसाइडिंग। रिसाइडिंग का मतलब क्या है? रहने वाले लोग हैं, ठीक है, जो वहां पर लोकली रहते हैं उनको बोलते हैं रिसाइड। रिजर्व फॉर ट्राइब्स रिसाइडिंग, क्या होगा इसमें? रिसाइडिंग इन टू ऑटोनॉमस हिल डिस्ट्रिक्ट। जो आंसर होगा इसमें हो जाएगा A, D एंड I। फर्स्ट करेक्ट है इसमें। अब देखो इसमें कुछ ऑप्शन दिए गए। इसका मतलब क्या है? स्टूपिफाइड, इसका मतलब होता है अचानक से सरप्राइज करना किसी को। वंडर एक वर्ड है इसमें, वंडर, चौंका देना, ठीक है।
सरप्राइज करना। एक वर्ड है बेगेटर। बेगेटर मतलब होता है ओरिजिनेट। मतलब ओरिजिनेट का मतलब क्या है, मतलब जहां से फर्स्ट निकले हुए हैं लोग। जर्मिनेट होना, ये भी एक वर्ड है, जर्मिनेट या फिर ओरिजिनेट। फोररनर का मतलब क्या है, एंसेस्टर, पूर्वज, एंसेस्टर, ये इसका वर्ड का मीनिंग है। और कोई वर्ड है क्या? फैटिग मतलब क्या होता है, टायर्ड, एकदम थका हुआ, उसको बोलते हैं फैटिग। तो आंसर हो गया इसमें ए डी आई। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब 11-20 में क्या दिया गया सब कुछ। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस below, a sentence is given with some bold words which may contain error. Below each of the sentence, a table is given with 2 columns. In which column 1 contain the first bold words and in column 2 suggested correction are listed. अब यहाँ पर क्या दिया गया है, अब आपको फिल नहीं करना है, ऑलरेडी बोल्ड वर्ड दिए गए हैं, उनको आपको उस कॉलम के वर्ड्स के साथ रिप्लेस करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड क्या दिया जाएगा, नेवरदलेस, reflecting the recent revision to the national account statistics that indicated somewhat softer underlying momentum growth, prediction have been revised downward compared with the October 2018 WEO by 0.1% and 0.4 for 2019, 0.2 percentage point for 2020 respectively. IMF said in its latest World Economic Outlook. अब इसमें देखो वर्ड क्या क्या दिए गए हैं। नेवरदलेस को हम रिप्लेस करेंगे क्या, अंडरलाइन को रिप्लेस करना पड़ेगा, प्रेडिक्शन को रिप्लेस करना पड़ेगा, एंड रेस्पेक्टिवली किसको, कौन से वर्ड को हम रिप्लेस करेंगे। तो फर्स्ट वर्ड जो है हमारा नेवरदलेस, इसका मीनिंग क्या होता है, ये एडवर्ब है। नेवरदलेस ये होता है हमारा एडवर्ब, ध्यान रखना है, एडवर्ब। इसका मतलब क्या है, नेवरदलेस रिस्पेक्टिंग द रिसेंट रिवीजन। ये कॉन्ट्रास्ट बताता है कि दो चीजों में क्या है, अपोजिशन है, मतलब दो अपोजिट चीजें हैं। रिफ्लेक्टिंग द रिसेंट रिवीजन ऑफ नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स दैट इंडिकेटेड समवॉट सॉफ्टर अंडरलाइन, मतलब कुछ हद तक। नेवरदलेस का मतलब क्या है, कुछ हद तक, ठीक है, बिटवीन सम लिमिट्स। आगे देखो ये यहां पर करेक्ट है, इसका कोई यहां पर दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं हम, समवॉट सॉफ्टर अंडरलाइन, इसको चेंज करना पड़ेगा क्या, अंडरलाइन। अंडरमाइनिंग हुआ क्या, नहीं, अंडरलाइन भी सही है। अंडरलाइन मतलब क्या होता है, नीचे, लेवल के नीचे होना, ठीक है, अंडरलाइन मोमेंट। ग्रोथ प्रेडिक्शंस, अब देखो दो वर्ड है यहाँ पर, प्रेडिक्शंस है एंड फोरकास्ट। प्रेडिक्शन मतलब क्या होता है, ये जो प्रेडिक्शन है ये होते हैं हाई सर्टेनिटी होती है इसमें, हाई सर्टेनिटी, हाई सर्टेन, और ये होता है लो, जिसकी सर्टेनिटी कम है, मतलब कम होने के चांसेस हैं, वहां पर यूज करते हैं फोरकास्ट। जैसे होता है ना, मौसम का हम निकालते हैं ना, बारिश होने वाली है कि नहीं, तो फोरकास्ट करते हैं मौसम का, तो वहां पर होती है लो सर्टेनिटी। लेकिन अगर हम डेटा कलेक्ट करके प्रेडिक्शन करेंगे, सपोज डेटा कलेक्ट किया हमने जीडीपी का कि इतने से बढ़ने वाली है जीडीपी, तो वहां पर क्या यूज करते हैं हम, हाई सर्टेनिटी होता है, वहां पर प्रेडिक्शन करते हैं, वहां पर फोरकास्ट करेंगे क्या, फोरकास्ट होगा क्या। देखो और एक चीज, अगर उस डेटा में ऐसा है कि सपोज आपने जीडीपी बताया 6% से बढ़ने वाली है और जीडीपी बढ़ी यहाँ पर 3% से, यहाँ भी ना चेंजेस है ना, बिटवीन बहुत चेंजेस है, मतलब यहाँ पर लो सर्टेनिटी है, यहाँ भी क्या यूज करेंगे हम, फोरकास्ट यूज करेंगे। जहां पर हाई सर्टेनिटी वहां पर प्रेडिक्शन, जहां पर लो सर्टेनिटी वहां पर फोरकास्ट। ये जो दिया गया आपको ये भी एक फोरकास्ट ही है, यहाँ पर प्रेडिक्शन नहीं होगा, यहाँ पर आएगा फोरकास्ट। फोरकास्ट हैव बीन रिवाइज्ड डाउनवर्ड, रिवाइज कर दिया गया है कंपेयर विद द अक्टूबर 2018, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर हम केवल एक ही चीज को हम अप्लेस करेंगे, ऑप्शन सी को, बस प्रेडिक्शन को फोरकास्ट के साथ। यहाँ पर वर्ड रेस्पेक्टिवली, एक के बाद एक जब हम यूज करते हैं वहां पर यूज करेंगे रेस्पेक्टिवली, मतलब पहले क्या था 18 का हमने बताया, फिर 19 का बताया, ये करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
सेकेंड ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखो 12 में क्या दिया गया है, अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट साइंड विथ भारती इंफ्राटेल इन अप्रैल 2018 the company has an option to sell the 11.15% share in Indus Tower for cash ahead of the merger of the country's largest mobile tower firm with Bharti Group firm। अब यहाँ पर क्या बात हो रही है, एक कंपनी की बात हो रही है, उनके शेयर्स की बात हो रही है, उनके फर्म की बात हो रही है, आपस में चेंज करने वाले, उनको खरीदने वाले हैं, ये सब टॉपिक है इसमें। तो देखो फर्स्ट में क्या दिया गया है, अंडर द कॉन्ट्रैक्ट साइन विथ भारती एयरटेल, ये सही है, बाय नहीं होगा। अगर दो कंपनी आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही है तो वहां पर विथ होता है, ठीक। इन अप्रैल 2018 द कंपनी हैज एन ऑप्शन टू सेल द 11.15% शेयर्स। अब देखो शेयर वर्ड कब यूज करते हैं हम और स्टेक वर्ड कब यूज करते हैं, जब हमारे शेयर्स परसेंटेज में होंगे, शेयर्स जब परसेंटेज में रहेंगे, इसमें परसेंटेज, तब वहां पर होता है स्टेक। और जब शेयर्स हमारे नंबर्स में होंगे 10,000 शेयर्स, 20,000 शेयर्स, तो वहां पर यूज करते हैं हम शेयर्स का, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, 11.15% स्टेक यूज करेंगे, यहां पर शेयर्स नहीं होगा, यहां पर आ जाएगा स्टेक। इन द इंडस टावर फॉर कैश अहेड ऑफ द मर्जर ऑफ कंट्रीज लार्जेस्ट मोबाइल टावर फर्म, ये भी करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिगेस्ट नहीं होगा, लार्जेस्ट हो जाएगा इसमें, फर्म ये भी सही है, क्लियर हो गया। तो आंसर क्या होगा इसमें, ओनली बी हमें इंप्रूव करना पड़ेगा, बाकी चीजें करेक्ट है इसमें, हो गया सभी कहीं। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। हाँ 13 देखो, 13 में क्या है, मेनी ऑफ द बेस्ट नोन बैंकर्स इन इंडिया फाइनेंशियल कैपिटल Mumbai are striking out on their own after one of the most turbulent periods in decades for the country's credit markets. The moves highlight how mounting strains in country's markets are reshaping traditional career paths. इसमें देखो एक वर्ड है मेनी, मेनी का यूज कब करते हैं हम, जब लार्ज नंबर होगा तब, लार्ज इन नंबर। सेवरल का यूज कब करते हैं, स्मॉल इन नंबर, स्मॉल इन नंबर। लाइक अगर 3 या 4 स्टूडेंट्स हैं तो वहां पर क्या यूज करेंगे हम, सेवरल स्टूडेंट्स। लेकिन अगर वहीं पर 400-500 स्टूडेंट हो गए तो क्या यूज करेंगे हम, मेनी स्टूडेंट्स, क्योंकि 3 के कंपेयर में 400-500 बहुत ज्यादा है। तो जब लेस नंबर रहेगा तो उसमें क्या रहेगा, मेनी, सॉरी सेवरल, और लार्ज नंबर है तो मेनी, ठीक। तो यहाँ पर क्या आएगा, मेनी ऑफ द बेस्ट नोन बैंकर्स, बैंकर्स मतलब जो ऑफिसर्स। अब ऑफिसर्स तो बहुत कम ही होंगे ना, जो इंडिया फाइनेंशियल कैपिटल के अंदर ऑफिसर्स हैं वो तो बहुत कम रहेंगे, बहुत ज्यादा तो होंगे नहीं। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा, जस्ट सेकेंड, और आगे देखते हैं, are striking out on their own after one of the most turbulent period, ये भी करेक्ट है, in decades for the country's credit market the moves highlight how mounting strains। अब ये हाईलाइट होगा क्या यहाँ पर, हाँ हाईलाइट करेक्ट, हाईलाइट क्या है, उसको फोकस किया, उस पर उसको सामने लेकर के आया है। हाउ माउंटिंग स्ट्रेन इन कंट्रीज मार्केट आर रीसेविंग ट्रेडिशनल कैरियर पाथ्स, नहीं यहाँ पर क्या होगा, ट्रेडिशनल कैरियर ऑप्शंस, ये तो करेक्ट है, यहाँ पर इसको इंप्रूव करना पड़ेगा, ठीक। ए हमें डी को इंप्रूव करना है, और साथ में देखो यहां पर भी हम यूज करेंगे सेवरल का, तो यहां पर तो ऑप्शन नहीं मिल रहा आपको,
एक ही ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन केवल डी हमें इंप्रूव करने के लिए। क्लियर? चलो ठीक है, इसको होल्ड करते हैं भैया, बाद में देखेंगे इसमें एरर क्या है। 14 में देखो, 14 में क्या है, Jet Airways, which has been struggling to continue flying, has held back paying salaries since January to selection of its staff, adding pilots, engineers, and general managers. In addition, the indebted airline has deferred paying salaries for March to all its employees as it continues to battle its financial woes. अब इसमें देखो वर्ड क्या क्या दिया गया है, स्ट्रगलिंग, ये तो आपको पता होगा। स्ट्राइव मतलब क्या होता है, स्ट्राइव इसका मतलब होता है एफर्ट डालना, कोशिश करना, ठीक है। इंक्लूडिंग ये आपको पता है, इसका मतलब होता है ऑलरेडी पार्ट ऑफ दैट, ऑलरेडी पार्ट ऑफ व्हाट यू स्टार्ट, जो भी पहले से है उसका ऑलरेडी पार्ट होना, ठीक। बट एडिंग का मतलब क्या है, बाद में ऐड होना। एडिंग और इंक्लूडिंग में डिफरेंस है, एडिंग मतलब बाद में नई चीजें ऐड होना, और इंक्लूडिंग मतलब जो ऑलरेडी पार्ट है। डिफर्ड, डिफर्ड का मतलब होता है ये कहते हैं स्थगित करना, डिले करना, डिफर्ड मतलब है डिले, ठीक। कंटिन्यूज एंड कीप्स ऑन। अब इसमें देखो ये करेक्ट है हमारा, एयरवेज हैव बीन स्ट्रगलिंग मतलब वो स्ट्रगल कर रहे हैं टू कंटिन्यू फ्लाइंग, तो अपने फ्लाइट को कंटिन्यू रखने के लिए वो स्ट्रगलिंग फेज में है अभी। हैज हेल्ड बैक पेइंग सैलरीज सिंस जनवरी टू अ सेक्शन ऑफ इट्स स्टाफ, एडिंग नहीं हुआ, पर जो स्टाफ में पहले से काम कर रहे हैं उनको, उनके बारे में बात हुई है। इंक्लूडिंग की बात होगी, यहाँ पर क्या आएगा, इंक्लूडिंग पायलट्स, इंजीनियर्स एंड जनरल मैनेजर्स। एक चीज में हम इंप्रूव करेंगे बी को, ठीक है, तो इसमें बी पार्ट इंप्रूव होगा। आगे भी देख लेते हैं एक बार। इन एडिशन द इंडेप्टेड एयरलाइंस हैज डिफर्ड, करेक्ट है ये, डिले किया इन्होंने पेइंग सैलरीज फॉर मार्च टू ऑल इट्स एम्प्लॉई एज इट कंटिन्यूज टू बैटल इट्स फाइनेंशियल वोज, ठीक है। तो इसमें एक ही हमें करेक्ट करना था, बस इसको बी को, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड। फिर हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। 15 में क्या दिया है देखो, दैट इज हाईली गुड न्यूज फॉर द WPO एंड द ब्रॉडर सिस्टम। ट्रम्प हैज ऑफन सेड ही वांट्स टू ब्लो अप द Airbus Boeing fight also predates Trump and it's fair to say any US administration would be willing to use WTO sanctioned retaliatory tariff। अब यहां पर देखो, प्रीडेट्स एक वर्ड है, प्रीडेट्स, इसका मीनिंग क्या होता है, प्रीडेट्स का मतलब है, देखो इसका मतलब होता है एग्जिस्ट और ऑकर, ठीक है, एग्जिस्ट और ऑकर, किसी भी इवेंट का घटना, एग्जिस्ट होना, किसी भी एट अ अर्लियर डेट, ठीक है, एट अ अर्लियर डेट देन समथिंग, किसी भी एक इवेंट से दूसरे इवेंट का होना, एट अ अर्लियर डेट देन समथिंग, किसी भी एक इवेंट का दूसरे इवेंट से पहले घटित होना, उसी के लिए करते हैं प्रीडेट्स यूज करते हैं, ठीक। अब आगे देखो, बाकी आपको पता होंगे, पोटेंशियली गिव प्रेडिक्ट्स एंड अथॉरिटीज, दैट इज हाईली गुड न्यूज, ये करेक्ट है क्या, बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट नहीं होगा ये, यहाँ पर क्या यूज करेंगे हम, पोटेंशियली, मतलब उस न्यूज के अंदर इतनी ताकत है कि वो क्या कर सकता है, फॉर द WTO एंड ब्रॉडर सिस्टम ट्रम्प हैज ऑफन सेड ही वांट्स टू ब्लो अप, वो आगे बिजनेस को ब्लो अप कर सकता है, वो इस न्यूज के अंदर इतनी ताकत थी। यहाँ पर जो होगा पोटेंशियली यूज करेंगे हम। हाईली का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा, पोटेंशियली मतलब क्या है, वो एक पॉजिटिव, उसके अंदर ताकत होना, तो बोलते हैं पोटेंशियल। तो एक चीज यहां पर यूज करेंगे हम, ब्लो अप मतलब क्या हो जाएगा, वांट्स टू ब्लो अप मतलब बढ़ाना, इंक्रीज करना। द एयरबस बोइंग फाइट ऑल्सो प्रीडेट्स
ट्रम्प एंड इट्स फेयर टू से एंड यूएस एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी करेक्ट है, अथॉरिटीज नहीं होगा। वुड बी विलिंग टू यूज WTO सैंक्शन रिटेलिटरी टैरिफ। रिटेलिटरी मतलब क्या होता है, कोई भी एक ऐसा काम किए उसके एवज में, उसके कारण से आपके ऊपर टैरिफ लग गया, उसको बोलेंगे रिटेलिटरी। ठीक है, बाकी चीज में करेक्ट है, यहाँ पर इंप्रूव क्या करना था बस केवल फर्स्ट को, एक को। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इंडस्ट्री दैट यूज हैजार्डस प्रोक्योरमेंट एंड केमिकल डिजर्व पर्टिकुलर अटेंशन एंड द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड मस्ट हैव क्लियर डेफिनेशन स्पेसिफाइंग लिमिट टू एक्सप्लोजन फॉर वर्कर। यहाँ पर बात हो रही है जो इंडस्ट्रीज हैं जिनके पास हैजार्डस चीजें हैं, उनके बारे में बात हो रही है, उनको सेफ्टी कोड वहां पर अप्लाई करना चाहिए। तो अब देखो क्या होगा इसमें आंसर। एक तो है प्रोक्योरमेंट, ठीक है, यहां पर जो आंसर होगा हमारा, देखो यहां पर आप देख सकते हो क्या, अटेंशन, क्या है, अटेंशन एंड द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, क्या डिजर्व करता है वो, पर्टिकुलर अटेंशन, जिनके पास क्या है, हैजार्डस चीजें हैं, एंड ये तो करेक्ट है हमारा अटेंशन, वो सेफ्टी भी डिजर्व करता है। कोड मस्ट है क्लियर डेफिनेशंस, यहां पर क्या होगा, क्लियर डेफिनेशन करेक्ट है। स्पेसिफाइंग लिमिट्स ऑफ एक्सप्लोजन ऑफ वर्कर, एक्सप्लोजन का मतलब होता है विस्फोट होना, ये वर्कर के साथ यूज करते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, एक्सपोजर ऑफ वर्कर। एक्सपोजर मतलब क्या होता है, खुलासा करना, अनवील करना, अनवील या फिर खुलासा, यहां पर हो जाएगा एक्सपोजर, ये करेक्ट है, एक्सपोजर। ठीक है, तो ये तो हमें इंप्रूव करना ही पड़ेगा डी और एच को। और देखो ये प्रोक्योरमेंट नहीं आएगा, यहां पर क्या होगा, जो इंडस्ट्रीज के हैजार्डस प्रोसेस है, उनकी जो प्रोसेसिंग है, जो काम कर रहे हैं वो क्या है, एंड केमिकल डिजर्व, वो क्या डिजर्व करते हैं, अटेंशन, सेफ्टी, और क्या होना चाहिए उनका, एक सेफ्टी कोड का क्लियर डेफिनेशन होना चाहिए। ठीक है, जो स्पेसिफाइंग लिमिट फॉर एक्सपोजर ऑफ वर्कर, मतलब जो वर्कर को एक्सपोज करके रखी बाहर सोसाइटी में, यहाँ इनके साथ अच्छा ही हो रहा है, इनके साथ कुछ बुरा नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो होगा आंसर, हमें फर्स्ट को भी प्लेस करना पड़ेगा और डी को भी, तो आंसर हो जाएगा इसमें ए ई एंड डी एच। क्लियर। आर्कीटाइप मैंने आपको बताया था, आर्कीटाइप का मतलब क्या होता है, ठीक है, और क्या है इसमें प्रोसेस, रिटेंशन। क्लियर, रिटेंशन मतलब क्या होता है, अजम्पशन करना, ये भी लिख लो अगर नहीं पता है तो, अजम्पशन। ठीक, ये क्या है, प्रोसीजर, प्रोसेस मतलब क्या होता है, प्रोसीजर। क्लियर हो गया ये। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। देखो 17 में क्या होगा, अ डाइट रिच इन प्लांट बेस्ड फूड, ये सही है क्या, लग्जरी यूज करेंगे क्या, नहीं बिल्कुल नहीं यूज करेंगे, सही है ये हमारा रिच, जो डाइट रिच प्लांट्स हैं, बेस्ड फूड एंड विथ फ्यूअर एनिमल सोर्स फूड, कन्फरेंस, कॉन्फ्रेंस नहीं होगा यहाँ पर क्या आएगा, कन्फर्स। ये कन्फर्स का मतलब क्या होता है, प्रोवाइड करना, प्रोवाइड। क्लियर, बोथ इंप्रूव्ड हेल्थ एंड एनवायरमेंटल बेनिफिट्स, यहां पर क्या आएगा, देखो एक वर्ड है यहाँ पर बेनिफिट्स, दूसरा क्या वर्ड है हमारा, आर्काइक। आर्काइक का मतलब क्या होता है, एंशियंट, बहुत पुराना, प्राचीन। ठीक, ये तो हमारा यहाँ पर इंप्रूव करना पड़ेगा कॉन्फ्रेंस को, यहाँ पर करना पड़ेगा हमें कन्फर्स। और कोई इंप्रूव करेंगे क्या हम, नहीं, बाकी ये करेक्ट है, यहाँ पर बेनिफिट्स होगा, इसका कोई यूज नहीं है आर्काइक का, सभी चीजें करेक्ट है इसमें, तो हो जाएगा आंसर इसका बी और एफ, हमें इंप्रूव करना पड़ेगा। ठीक, तो एक बार रीड करके आप समझ सकते हो, क्योंकि इसमें जो वर्ड दिया गया लग्जरी, इंप्रूवमेंट, ये सब नहीं आ सकता उसमें, ठीक है, इंप्रूव भी आएगा, क्योंकि हमें वर्ब फिल करना था, बोथ इंप्रूव्ड हेल्थ एंड एनवायरमेंटल बेनिफिट, और इंप्रूवमेंट क्या है, नाउन है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में।
Not surprisingly, as the UNEP report on emissions gap released last November observes global emission peaked in 2017 after 3 years of stagnation. इसका आंसर क्या होगा? Not surprisingly, as the UNEP report on emission gap released last November. अब अगर इसमें देखोगे 18 में, सरप्राइजिंगली मतलब क्या होता है? अचानक से। नॉट सरप्राइजिंगली मतलब अचानक से ऐसा नहीं हुआ है। एज द यूएनईपी रिपोर्ट, जो उसने एनवायरमेंट प्रोग्राम ने एक रिपोर्ट दी है एमिशन गैप के ऊपर, रिलीज्ड लास्ट नवंबर, ऑब्जर्व्स ग्लोबल एमिशंस, ये भी करेक्ट है, पीक्ड 2017 आफ्टर 3 इयर्स ऑफ स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन मतलब अब तक वो कांस्टेंट था। आफ्टर 3 ईयर ऑफ स्टैग्नेशन मतलब कांस्टेंट, घटा बढ़ा नहीं, वो अपने एक ही उस पर चल रहा था, अपने कांस्टेंट वैल्यू पर। ठीक, ये भी सही है, स्टैग्नेशन भी करेक्ट हुआ, यहाँ पर कांस्टेंट नहीं आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा? नो करेक्शन रिक्वायर्ड। हो गया सभी का? तो आगे बढ़ते हैं, लास्ट के 2 क्वेश्चन अभी हमारे। 19, हाँ, अ गाइगेंटिक वोल्केनिक इरप्शन, इसका मतलब क्या है? बहुत बड़ा इरप्शन एट लेक तोबा इन इंडोनेशिया 74,000 years ago is believed, ऐसा भरोसा किया था, ऐसा लोग मानते हैं, to have entity earth into a 1,000 years long chill that avails out early humans in Asia and Africa. अब यहाँ पर एक वर्ड है एंटिटी, ठीक है, एंटिटी का हम यहाँ पर यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जो है ये वोल्केनो के बाद क्या हुआ है? अर्थ ने जंप लगाया है, किसमें? जो ह्यूमंस हैं उनमें एंटर किया है। प्लंज का मतलब क्या होता है? एंटर करना, डिप करना और इमर्स, ये इनके सिनोनिम्स है। इमर्स, तो अर्थ जो हमारा प्लेनेट है वो कब एंटर किया ह्यूमंस? देखो फर्स्ट टाइम क्या हुआ? एशिया और अफ्रीका में ह्यूमंस आए थे, ठीक है। तो 74,000 years ago जब वोल्केनिक इरप्शन हुआ था, उसके बाद बिलीव टू हैव प्लंज्ड अर्थ इनटू 1,000 years long chill, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा? अवेल्स आउट। अब एक चीज यहाँ पर स्नफ्ड, स्नफ्ड का मतलब होता है पता लगाना, डिटेक्ट करना, डिटेक्ट करना या फिर फाइंड आउट करना। इसमें आंसर क्या होगा? कि जो यहाँ पर अर्थ में ये तब जाके फाइंड आउट हुआ, ये पता लगा, अर्ली ह्यूमंस इन एशिया एंड अफ्रीका। कब की बात हो रही है? 74,000 years से हो। तो इसमें भी में इंप्रूव करना पड़ेगा, स्नफ आएगा इसमें। स्निफर डॉग पता होगा आप लोगों को? स्निफर डॉग क्या कर सकते हैं? वो स्मेल से डिटेक्ट करते हैं, तो वहीं से आप पता लगा सकते हो उसका मीनिंग क्या होगा? डिटेक्ट करना है, फाइंड आउट करना। ये भी इंप्रूव करेंगे हम, तो एडी और बीडी दोनों ही इंप्रूव करना पड़ेगा। लास्ट भी देख लेते हैं एक बार। हाउ टू बी हाईली एडेप्टेबल इन फेस ऑफ क्लाइमेट चेंज। एडेप्टेबल मतलब क्या होता है? खुद को उसी में ढाल लेना, ये करेक्ट है इसमें, इसको नहीं चेंज करेंगे। कबाल का मतलब क्या होता है? झूठ बोलना, चालबाजी करना, ठीक, लाई। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। 20 में क्या होगा? देखो, द S&P BSE सेंसेक्स लैटेंट, लैटेंट का मतलब क्या होता है? छुपा हुआ, ठीक है, हिडन। तो इसका तो यूज है नहीं यहां पर, तो क्या बोला गया है? BSE सेंसेक्स यहां पर आएगा, क्या होगा? क्रैश। क्रैश का मतलब क्या होगा? बहुत ही नीचे गिर गया हो। क्रैश्ड इन द वेक ऑफ इंडियाज टफ मेजर्स that include effectively closing its borders and state governments ordering the shutdown school, colleges and cinemas as the fight against COVID-19 went on a war footing। सही है, war footing मतलब ये होता है एकदम जंग के तैयार हो जाना, कि यह क्या हो गया? अभी जंग के तैयार, war footing, with the number of new cases keeping on rising, ये भी करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इनकोहेरेंट मतलब क्या होता है? होता है इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट कि इसका आंसर क्या होगा? इसमें केवल हम ए और डी को रिप्लेस करेंगे। तो ये हमारा आंसर था इसमें
ठीक, केवल एक ही इसमें हटाना था, हिडन वर्ड नहीं आएगा इसमें, लैटेंट वर्ड नहीं आएगा इसमें, क्रैश्ड आएगा। ठीक, चलिए ठीक है, थैंक यू।